स्पार्को से हमारे साथ साथी मौजूद हैं। हम उनसे क्या पूछ रहे हैं कि आपने कभी खलाई मखलूक देखी है कि नहीं देखी है? हमारे सवाल ही अनोखे होते हैं। लेकिन एनीवे जी, गुज़िश्ता एक हफ्ते में दो ऐसी खबरें सामने आई हैं जो बता रही हैं कि स्पेस साइंसेस के मैदान में पाकिस्तान आगे ही आगे जा रहा है। और पहली बार दो पाकिस्तानी, नाम है उनका जी खुर्रम दाऊद और ज़ीशान अली, जो पायलट्स हैं दोनों खलाई मिशन के लिए मुंतखब हो गए हैं। हुमा का बहुत दिल था, लेकिन अगली दफा इन दोनों को इंशाअल्लाह खैर खैरियत से वापस आ जाए। पिछली दफा भी हमने अगली दफा पे मेरा जिक्र किया था बट हुआ नहीं। तो एनीवे जी, ये मिशन जो उनका है ना, ये साल के आखिर में होगा बाय द वे। और पाकिस्तान ने अपना तीसरा खुद से तैयार किया सैटेलाइट भी खला में भेज दिया है और जिसमें बड़ी एडवांसमेंट्स हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेट्स टॉक टू द डायरेक्टर स्पार्को AKM शफात अली साहब दोबारा हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे पास आते हैं, बिकॉज वी गेट टू लर्न सो मच। तो वो खलाई मखलूक वाली बातें तो हम छोड़ देंगे। और हमने फिर इनसे ये भी पूछा कि चांद पे 50 साल पहले किसी ने कदम रख दिया था, तो अभी चांद के इर्द गिर्द क्यों घूम के आ गए, अभी क्यों नहीं कदम रखा? तो इन्होंने हमें समझाया है कि वो द अदर साइड ऑफ द मून गए, द डार्क साइड ऑफ द मून। अच्छा खैर शफात साहब, हम जरा अपनी अचीवमेंट्स पे आते हैं। बताइएगा, ये जो सैटेलाइट हमने अपना तीसरा तैयार करता भेजा है, हमारे लिए किस तरह बेनिफिशियल साबित होगा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और सबसे पहले आपको और पूरी कौम को भी मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह स्पार्को और पाकिस्तान की तरफ से हमारा थर्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लास्ट वीक लॉन्च हुआ है। अच्छा, इससे पहले आपको पता होगा कि हमारे इससे पहले दो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स EU1 और EU2 के नाम से लॉन्च हुए थे। और ये वाला ये उसी कड़ी में तीसरा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट है जो कि स्पार्को के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने इसको डिज़ाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर करके, इंटीग्रेट करके फिर हमने चाइनीज़ स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया है। तो इसमें जो एडवांटेज और बेनिफिट्स ये हैं कि जो हमारा ये वाला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट है, इसके अंदर हमने आजकल आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा। एक टेक्नोलॉजी है जो कि आजकल काफ़ी इस पर काम हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो हमने इसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग मॉड्यूल इंटीग्रेट किया हुआ है कि जब वो सैटेलाइट ऊपर जाके जब इमेजरीज लेता है तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं कि उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करके जिस जगह की हमें इमेजरीज चाहिए उसको वो स्टडी करके, एनालाइज करके वो हमारे ग्राउंड स्टेशन पे भिजवा देता है। वरना इससे पहले क्या होता था कि जो हमारे पास इमेजरीज आती थी वो ग्राउंड पे आती थी, उनको फिर हमारे सैटेलाइट के ऑपरेटर्स हमारे जो थे वो उनको एनालाइज करते थे, उस पर प्रोसेसिंग करते थे और फिर रेलिवेंट यूजर्स डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड करते थे। तो AI की टेक्नोलॉजी को भी हमने एक इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया है। इनक्रेडिबल, क्योंकि इससे कितना टाइम बचेगा Exactly. और कितना वक्त बचेगा, क्योंकि डेटा को जो हमने मैनेज करना है वो मतलब वो रियल टाइम में इंटरप्रेट हो रहा होगा। Exactly, वो रियल टाइम में वो डाटा वहाँ पे इंटरप्रेट भी हो रहा होगा, प्रोसेस भी हो रहा होगा और अकॉर्डिंगली जो रेलिवेंट डाटा, यूजफुल डाटा होगा वो हमारे पास ग्राउंड स्टेशन पे आ भी रहा होगा। इसलिए कि आपको पता है कि एक एसेट जो हमारे स्पेस के अंदर उसके एक अंदर एक लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ है स्टोरेज के लिहाज से भी। आपके पास अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं है जिस तरह से आपके ग्राउंड पे अवेलेबल होती है, और डाटा बहुत बल्क में होता है, ह्यूज वॉल्यूम का डाटा होता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसके बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग ऑन बोर्ड कर रहा होगा सैटेलाइट, और वो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आपको रेलिवेंट इमेजरीज जो आपकी यूजफुलनेस के हिसाब से प्रोवाइड करेगा। अच्छा शफात साहब, मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं माहौलियात के हवाले से, अर्बन प्लानिंग के हवाले से, मतलब एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इट? बिल्कुल, अब जैसे सबसे पहले जो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें हम ये डाटा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो आप डिजास्टर मैनेजमेंट का होता है कि खुदा ना खासा जो ऐसे लास्ट ईयर हमारे पास फ्लडिंग की एक सूरत हाल आई थी। अब फ्लडिंग की सूरत हाल में आपको जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो PDI में हो, NDI में हो, उनको आपको डाटा इमीडिएटली प्रोवाइड करना पड़ता है, इमीडिएटली देना पड़ता है अकॉर्डिंग जिसके हिसाब से वो फिर मेजर्स लें, अडॉप्ट करें, और आपको जो जानी और माली नुकसान है वो कम से कम हो। तो आपको फिर जो डाटा सैटेलाइट से चाहिए होता है तो उसका जितना अर्ली मिलना और यूजफुल डाटा मिलना वो बहुत इंपॉर्टेंस करता है। तो इसमें आपकी बड़ी टाइम सेविंग हो जाती है अगर आपके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद हो ऑन बोर्ड द सैटेलाइट, कि जिसके बेसिस पे वो आपको ये एनालाइज करके डाटा इमीडिएटली आपको प्रोवाइड करो, आप रेलेवेंट डिपेंड्स को फॉरवर्ड करो। अब लेट्स टॉक अबाउट आवर स्पेस मिशन। माशाल्लाह पहली दफा दो पाकिस्तानियों का नाम आ गया है, सिलेक्शन हो गई है, दोनों पायलट्स हैं। ज़ीशान अली। सो कहाँ जाएंगे, क्या प्रोसेस है? प्रोसेस तो हो गया, मतलब आगे का क्या प्रोसेस है और क्या है इस मिशन की तफसील जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं? इसलिए कि आपके इल्म हो गया लास्ट ईयर फरवरी 2025 में ये इसको एक फोर्सी करके ये हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान और चाइनीज गवर्नमेंट के साथ एग्जैक्टली हुआ था। और उसमें यह था कि एक बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोसेस था, स्क्रीनिंग प्रोसेस था, जो कि पहले स्पार्को से स्टार्ट हुआ, फिर चाइनीज एस्ट्रोनॉट सेंटर चाइना में, एस्ट्रोनॉट सेंटर फॉर चाइना में जाके हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स गए जिनकी एक मेडिकल स्क्रीनिंग, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एप्टीट्यूड एवेलुएशन, फिटनेस, बहुत स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से गुजरने के बाद ये हमारे 2 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं।
अब आगे का जो मरहला है जिसमें अब ये हमारे 2 कैंडिडेट्स जो हैं ये चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट फॉर चाइना में जाएंगे, एस्ट्रोनॉट सेंटर फॉर चाइना में, उसमें ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग हासिल करेंगे और वो इस इन्वायरमेंट से कैपिटलाइज होंगे जो कि स्पेस में उनको मिलना है, और ताकि इसलिए कि आपका है ना वो बॉडी है यूज टू नहीं होती है उस इन्वायरमेंट से, तो एक बड़ा वो एक स्ट्रिंजेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि जिसके लिए 6 महीने का टाइम वो वहाँ पे दोनों कैंडिडेट्स गुजारेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वन ऑफ द कैंडिडेट विल गो एज एन पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट एज अ पेलोड स्पेशलिस्ट, और पेलोड स्पेशलिस्ट जाके वो चाइनीज़ स्पेस स्टेशन पे जाके हमारे अपने बनाए हुए एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे, और फिर वो वापस आएंगे। उन एक्सपेरिमेंट्स के जो भी रिजल्ट्स होंगे, अब वो एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट एरियाज डोमेन्स में हैं, जिसमें मटेरियल साइंसेज है, फ्लूइड फिजिक्स है, लाइफ साइंसेज है और बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स हमने भी इनवाइट किए थे डिफरेंट एकेडमियाज, इंस्टीट्यूट्स और साइंटिस्ट और इंजीनियर्स से। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आ गए हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करके हम उन एक्सपेरिमेंट्स को फाइनलाइज कर रहे हैं, और वो एक्सपेरिमेंट्स फिर हम अपने सिलेक्टेड एस्ट्रोनॉट को देंगे और वो जाके स्पेस में उन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करेंगे। मिशन होगा ये कुछ है इसमें अभी इनिशियली जो प्लान है, इस पर प्लान के हिसाब से कि 7 to 10 डेज़ के करीब हमारा जो पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट है वो चाइनीज़ स्पेस स्टेशन पे जाके टाइम गुजारेगा, उन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करेंगे। और इसमें जाहिर सी बात है कि जो स्पेशल इन्वायरमेंट को वहाँ पे जो मिलेगा जो कि ज़ीरो ग्रेविटी इन्वायरमेंट है, इसलिए कि आपको ये एक्सपेरिमेंट्स कुछ ऐसे यूनिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो आपको ज़ीरो ग्रेविटी इन्वायरमेंट करने होते हैं, जो कि आप ज़मीन पे नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो अब वहाँ पे वो जाकर उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करेंगे। स्पेशली जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं, जो इंजाइम्स होते हैं, इन मेडिसिन इंजाइम्स की जो नॉमेनक्लेचर होता है, इसके लिए आपको ज़ीरो ग्रेविटी इन्वायरमेंट चाहिए होता है, और ख़ासतौर पे जो आपकी टर्मिनल डिजीज़ेस होती हैं जिनके लिए आपको कुछ मेडिकेशंस बनानी होती हैं उनको क्योर करने के लिए, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं ये सारे के सारे आपके स्पेस स्टेशंस पे हो रहे होते हैं। और ये बड़ा ये एक और इसमें पाकिस्तान को एजाज़ की बात है कि ये पहला पाकिस्तानी होगा एज अ फॉरेनर ये चाइनीज स्पेस स्टेशन पे कदम रखेगा। इससे पहले चाइनीज स्पेस स्टेशन में किसी फॉरेनर ने कदम नहीं रखा। अच्छा, जल्दी से, बिकॉज लोगों को इस सारी कॉन्वर्सेशन में से ना खुद भी जाना होगा, तो ये बता दें क्या क्राइटेरिया होता है? ये 2 नाम आए हैं, जी जी, ऑफ कोर्स आपके पास एक पूल होगा ऑफ नेम्स, हाउ डिड यू पिक दीस टू? बेसिकली इसमें है ना पहले एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती हैं, जो एक प्रैक्टिस होती है कि आप एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सेटअप्स डोमेन्स के लोगों से कि आप है ना आप इंटरेस्ट शो करें। इंटरेस्ट शो करने के बाद वो है ना एक इनिशियल स्क्रीनिंग आपके डिपार्टमेंट लेवल पे भी हो जाती है कि दे एटलीस्ट वो मिनिमम क्राइटेरिया जो कि फिटनेस का क्राइटेरिया होता है, खासतौर पे मेडिकल क्राइटेरिया होता है और इवन साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया होता है, आप उसको क्लियर करें। और एजुकेशनल आई गेस आल्सो कि उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड का इसमें ज़्यादा रोल प्ले होता है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे कंडक्ट करने हैं तो आपको इतनी नो हाउ नॉलेज होनी चाहिए कि आप उन एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करके समझ सकें। तो ग्रेजुएशन लेवल का जो होता है ना, आपके कम से कम ग्रेजुएशन और स्पेसिफिकली कोई स्पेशलाइजेशन एक्सपर्टीज भी हो आपके पास, मतलब तो बिल्कुल ही पूरे ना होना कि वहाँ जाके आप सीख तो आपके पास है ना वो मिनिमम ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया स्पेशलाइजेशन सर्टन फील्ड्स में होनी चाहिए, ताकि वरना फिर आप जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे होंगे उस डोमेन के अंदर आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज और नो हाउ हो। चलो एटलीस्ट आपको हमने ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। बहुत शुक्रिया शफात साहब फॉर बीइंग हियर।